बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। अब क्रिकेट ही क्रिकेट है। 19 नवंबर को जब तक वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेला जाता, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें होंगी और लोग क्रिकेट के बुखार में मुब्तला होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के शहर हैदराबाद पहुंच चुकी है और उसका बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया गया। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम ने जो प्रैक्टिस मैच खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ बंद दरवाजों में, क्योंकि ईद मिलादुन नबी की वजह से हैदराबाद की पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की थी, तो उस मैच में रन्स की बरसात हुई। तकरीबन 700 के लगभग रन्स स्कोर हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया। पाकिस्तान की ये शिकस्त उस कॉम्बिनेशन के लिए कि जो पाकिस्तान हतमी तौर पर आजमाएगा 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, उसके लिए आंखें खोल देने के लिए काफ़ी थी कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान का 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी मायूस कुन रही पहले प्रैक्टिस मैच में। अगरचे पुरतपाक खैर मकदम तो ज़रूर हुआ, लेकिन खेल के शोबे में पाकिस्तान की बैटिंग फिर भी बेहतर रही। बाबर आजम, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील ने रन स्कोर किए, इमामुल हक नाकाम रहे। तो अब अब्दुल्ला शफीक भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। आज शादाब खान ने भी मीडिया से बात की है भारत में, और शादाब खान का ये कहना था कि पाकिस्तानी टीम यहाँ की जो पिचेज हैं हैदराबाद की, ये फ्लैट पिचेज हैं। उन्होंने कहा पिछले मैच में ये रावलपिंडी जैसी पिच थी कि जहां रन्स के अंबार लगे थे। अब देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा एक और जो खास बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने 1-2 दिन पहले मीडिया से जब बात कर रहे थे तो फिरते जज्बात में पता नहीं क्या क्या कह गए। उन्होंने कह दिया कि खिलाड़ियों के पैसे मैंने बढ़ाए, हालांकि ये क्रिकेट का पैसा है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जब दुश्मन मुल्क में जाकर खेल रहे होते हैं तो हमारी कौम की जानिब से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। बहुत सारी उन्होंने बातें की, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले बात करेंगे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस होगी, खास तौर पर स्पिनर्स के हवाले से, और इनसे ज़्यादा बेहतर कौन बात कर सकता है स्पिनर्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम, जो खुद भी भारत में खेले। आपको याद होगा 1987 में, मार्च 1987 में बेंगलोर टेस्ट, जहां 9 विकेटें इकबाल कासिम ने, 9 विकेटें तौसीफ अहमद ने ली और पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को हराया था। इकबाल कासिम से हम क्रिकेट के हवाले से, स्पिनर्स के हवाले से बात करेंगे क्योंकि भारत ने रविचंद्रन अश्विन को अपने 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया। 28 सितंबर आखिरी तारीख थी तब्दीली की। अब चूंकि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो अब वर्ल्ड कप में अगर कोई तब्दीली करना चाहे तो जेन्युइन रीजन देनी होगी। अगर कोई खिलाड़ी जेन्युइनली जो है वो जख्मी है तो उस सूरत में उसका रिप्लेसमेंट वर्ल्ड कप की टेक्निकल कमेटी देगी। फिर क्या होता है, कौन सी टीमें तब्दील होती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो न सिर्फ इकबाल कासिम से बात करेंगे बल्कि आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अगर आप हमसे टेलीफोन के जरिए बात करना चाहें, 021 कराची का कोड डायल करें, 3580-4224 पर कॉल करें। 021-3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक पैकेज पहले देख लेते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया। यकीनन इमाद वसीम को मिस कर रहे हैं जो नई गेंद करते थे। 2019 के वर्ल्ड कप में इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम में शामिल थे, लेकिन अब उनकी जगह मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया। और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ नई गेंद कौन करेगा। हसन अली रस्टी हैं, 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेले। अब देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है। लेकिन जो लम्हे फिक्रिया है वो स्पिनर्स की गैर मयारी कारकर्दगी है। इकबाल भाई, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 25 ओवर्स में 183 रन दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, और कोई इतना इंप्रेसिव नजर नहीं आया, चाहे वो मोहम्मद नवाज हो, चाहे उसामा मीर हो, चाहे एक और तीसरे सलमान अली आगा हो। शादाब खान तो खेले नहीं, उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई। आप क्या समझते हैं, आपने भी अगर प्रैक्टिस मैच देखा है, तो ये विकेटें जो हैं भारत की, इस पर तो फ्लैट विकेट्स हैं, या स्पिनर्स का रोल क्या हो सकता है? नहीं, बात आपकी दुरुस्त है कि ये प्रैक्टिस मैच जो था उसका सही यूटिलाइजेशन तो ये था कि आपने उसामा को खिलाया, बहुत अच्छा किया आपने। आपके जो हसन अली है उसको आपने खिलाया क्योंकि बिल्कुल बाहर था, उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी थी। और मैं समझता हूँ बैटिंग में जो
अपने क्या नाम, बाबर आजम ने, रिजवान ने और सऊद शकील ने जो रन्स किए वो इंडिकेट कर दिया उसने कि ही इज रेडी टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। उसको खिलाया नहीं एशिया कप और मैच। हालांकि एशिया कप में आपको याद है हमने पिछले प्रोग्राम में बात ये कही थी कि इसको खिलाएं और अबरार को ले जाएं। स्टिल आई बिलीव कि अबरार को टीम का हिस्सा होना चाहिए था, बट जो भी इन्होंने फैसला किया वो ठीक है। लेकिन आपको सामने नजर आएगा कि उसामा को भी अभी रस्टी है, बड़ी मुश्किल से वो खिला रहे हैं उसको और उसको प्रैक्टिस 2 उसे आउट किए। उसकी बॉलिंग में थोड़ा बहुत नजर आ रहा था कि ये विकेट टेकिंग बॉलिंग कर सकता है, फ्लाइट दे रहा था जी, फ्लाइटें दे रहा था। उसका बॉल थोड़ा बहुत ब्रेक भी हुआ है, गुगली भी हुआ है, बैट्समैनों के लिए डिफिकल्टी होगी, मगर इसको परसिस्टेंटली खिलाना चाहिए इसको। और जो म्यारी बॉलिंग आप कह सकते हैं स्पिनर वो नहीं है, वो आपको स्ट्रगल करेंगे, ये तो तयशुदा बात है, क्योंकि इतनी भी ऐसी भी विकेटें नहीं होंगी कि वो टर्नर बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो बॉलिंग लाइन लेंथ के साथ करेगा और दिमाग का इस्तेमाल करेगा वो शायद रन रोकने में भी कामयाब हो जाए और विकेट लेने में भी कामयाब हो जाए। मगर अगर आप ये कहें कि ग्रांटेड आपने कि जी मैं शादाब हूं या मैं उसामा हूं या मैं नवाज हूं तो मैं जाके आउट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सोच के गेंद करना है, क्योंकि आपका टीम का हदफ भी देखना है। आपको अपनी टीम की वीकनेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इतना लंबा स्कोर अगर आपने दे दिया तो फिर उसको करना भी मुश्किल होगा, और अगर किया है तो उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है अगले जो मैच हो रहा है उसके अंदर। 3 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से मैच है, उस पर इकबाल कासिम ने से ही अपनी असेसमेंट दी। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर लाहौर से काशिफ बोल रहा हूँ। जी काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना है कि इतना बड़ा टारगेट हमने जो था रन कर दिए थे, उसके बाद वो हमारी बॉलिंग को डिफेंड नहीं कर सकी इनको। सवाल क्यों करें काशिफ साहब? सवाल ये तो सबको पता है कि 346 को नहीं डिफेंड कर सके। कोई सवाल यही है कि सर ये सभी जो लड़के हैं हमारे स्क्वाड के, वो तकरीबन ज्यादा 20-20 मैचेस खेलते हैं। टेस्ट से लिए नहीं। मैंने मियारा से यही सवाल किया था सर से कि सर ये चक्कर है, तो उधर से वो लेते नहीं है, 20 से पकड़ लेते हैं सर लड़के। ठीक है, मैं इकबाल कासिम से जवाब लेता हूँ। इकबाल भाई, एक रीजन ये भी तो है ना कि हम बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट खेलते हैं, 4 ओवर्स बॉलिंग करना होती है, गेंदें बचानी होती हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट मुख्तलिफ है T20 क्रिकेट से। 50 ओवर्स का खेल है, 10 ओवर्स बॉलिंग करनी है, 40 ओवर्स फील्डिंग करनी है। आप समझते हैं कि अगर हम T20 के प्लेयर्स को वनडे क्रिकेट में डालेंगे तो उससे फायदे के बजाय नुकसान ही होगा? ऑब्वियसली बात है इकबाल कि अगर आप ज्यादातर लीग मैचेस भी T20 के हो रहे हैं, सही, और T10 भी शुरू हो गई, T10 भी शुरू हो गई है, यही लड़के अगर T20 में खेल रहे हैं तो फिर वो कन्वर्ट होते हैं, तो बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो दूसरे फॉर्मेट में एडजस्ट करते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हम ये जानते बूझते हुए भी कि यार ये हमारे वनडे मैचेस या बड़े टूर्नामेंट में नहीं काम आएंगे, हम उन्हीं को खिला रहे हैं। हमने अपने बैग के अंदर कोई ऐसे लोग तैयार नहीं किए जो लंबी बॉलिंग के लिए या लंबे मैचेस के लिए या 10 ओवर से अब 4 ओवर से ज्यादा की जो बॉलिंग है वो आपको बड़ी मुश्किल नजर आएगी आपको। लेकिन तो, इसकी वजह ये तो नहीं इकबाल भाई कि हमारे ये जो प्लेयर्स हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं है, जहां पर लॉन्गर वर्जन कायदम ट्रॉफी में कौन नजर आया आपको खेलता हो? देखिए ना, जब आप ये परमिशन देंगे लीग खेलने की, यानी राउंड द क्लॉक लीग क्रिकेट हो रही है हर जगह, तो आप अगर पाबंद करेंगे उनको कि भाई ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये रोजगार है और उनको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, तो लेकिन इंडिया भी तो है ना, आप उनको कंपनसेट कर रहे हैं, तो फिर उनको कहेंगे फिर यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैच खेलें। जैसे अभी मैंने सुना कि उन्होंने पैसे बढ़ाए, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि 45 लाख रुपए दे रहे हैं 3 प्लेयर्स को, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को। अच्छा। और उसके बाद जो दूसरे कैटेगरी में 30 या 35 लाख रुपए, और फिर उस सरफराज अहमद को डी कैटेगरी में रखा है। इकबाल भाई, कमाल की बात है ये। मैंने ख्याल रख लिया, ये बड़ी बात है। और अबरार को किसी कैटेगरी में नहीं रखा, वो पाकिस्तानी टीम के साथ घूम रहे हैं। 25 खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। ये सरासर गलत काम है, ये एसेट्स है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यंगस्टर अबरार के पास एक छोटी सी एक टेक्निक है, नई चीज है जो वो ट्विस्ट करता है, वो अभी तक किसी प्लेयर को दूसरों को समझ में नहीं आ रही है। 15 विकेटें ले चुका है यार वो 6 टेस्ट मैचों में 38 विकेटें हैं। बताइए अब आप
6 टेस्ट मैच, पिछले सीरीज में 15, एक सीरीज में 15 विकेट ले चुका है, तो अब आपको इससे ज्यादा तो परफॉर्मेंस करके नहीं देगा ना कोई आदमी। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं ले रहे हैं, आप उसको हर जगह उसको, अब अगर जब आप सब जान लेंगे पीएसएल में खेल खेल के और लीगों में, फिर आप उसको खिलाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा चांस था, इसको आप चांस तो देते, एक नई चीज है, एक नया एक है, और ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। वाइट प्लेयर है, जो यंगस्टर है, वो ऐसा लगता है जैसे मैच्योर है, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तो अच्छा प्लेयर है, उसको आप क्या कर रहे हैं। सही, जिस तरह इकबाल कासिम जिक्र कर रहे थे कि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में उनकी रकम बढ़ाई गई है, और उसमें प्लेयर्स ने जाने से पहले आखिरी दिन जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वो दस्तखत किए। उससे पहले पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने श्रीलंका में जब मुलाकात की थी तो ये खबर आई थी कि मामला तय पा गए, लेकिन अभी तक ये वजाहत नहीं की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि खिलाड़ी जिनको कैटेगरीज दी गई हैं, क्या वो साल में पीएसएल के अलावा एक ही लीग खेलेंगे या ज्यादा लीग खेलेंगे। लेकिन सोने पे सुहागा, पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी दिलचस्प बातें की, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए, इतने पैसे कभी नहीं मिले जितने मैंने उनको दिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहां कंपटीशन हो रहा है, दे शुड गो विद फुल सपोर्ट ऑफ द नेशन। जी, आपने सुना कि एक तरफ हैदराबाद में पाकिस्तानी टीम का पुरतपाक खैर मकदम हो रहा है, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कह रहे हैं, जब किसी दुश्मन मुल्क में, नाम तो नहीं लिया उन्होंने भारत का, जिसपे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, भारतीय मीडिया ने बड़ी बैशिंग की, इस वक्त हमारी टीम हैदराबाद में, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप के जो बयानात दें, उससे टीम को नुकसान पहुंचेगा। अब जब टीम अहमदाबाद पहुंचेगी तो ज़का अशरफ के इस बयान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक और चीज इकबाल भाई, कि दुनिया की तमाम टीमें अपने साथ स्पिनर्स को लेकर आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास तो एडम जंपा है, उसके अलावा वो ग्लेन मैक्सवेल से भी बॉलिंग करा लेते हैं। अगर इंग्लैंड के पास जाएं तो मोइन अली और आदिल रशीद हैं। फिर भारत ने रविचंद्रन अश्विन को भी शामिल किया है, कुलदीप यादव भी हैं और रविंद्रा जडेजा भी हैं। न्यूजीलैंड के पास मिचेल सेंटनर हैं, उसके अलावा जो रविंद्रा रुचेरा जिन्होंने 97 रन किए, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इश सोडी भी उनके पास हैं। फिर आप अफगानिस्तान के पास 4 स्पिनर्स हैं, नूर अहमद को तो खिलाते नहीं है, फिर राशिद खान, उसके अलावा उनका मुजीबुर रहमान, और फिर उसके अलावा मोहम्मद नबी। बांग्लादेश शकीबुल हसन को लेकर जा रहा है, मेहदी हसन मिराज है वहां पर स्पिनर्स जो हैं। तो और फिर सारी साउथ अफ्रीका, तबरेज शमसी, केशव महाराज। तो आप क्या देखते हैं, सारी टीमें ऐसे मुस्तनद स्पिनर्स लेकर आ रही हैं, इट मीन्स कि भारत की विकेटें स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होंगी। इसमें कोई शक नहीं, सबने स्टडी की हुई है, रिकॉर्ड सामने है, इंडिया के अंदर जो मैचेस होते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड है उनके पास, और सब तैयारी करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबने होमवर्क किया हुआ है कि वहां की जो विकेटें हैं उसके ऊपर कौन से बॉलर्स इफेक्टिव होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग। ये शो करता है कि हर टीम ने अपनी एक हिकमत अमली तय की है और वो उसके मुताबिक अपनी टीम को बना के लाए हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो बॉलर्स आए हैं वो क्या क्वालिटी बॉलर्स हैं या नहीं है। मेजॉरिटी क्वालिटी बॉलर्स हैं, ठीक है। आपके पास जो बॉलर्स हैं वो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, उनको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। जैसे आप नवाज या शादाब को ये ऑलराउंडर्स अपने आप को कहते हो। अच्छा, फिर उसमें वो जो आगा है उसको भी आप, सलमान अली आगा, उसको भी आप पूरी तरीके से इफ्तिखार को भी, हालांकि बेटर बॉलर्स। तो मकसद कहने का ये कि आप अपना एक शो अभी तक नहीं किया कि हमारा कौन सा रेगुलर क्वालिटी बॉलर है जिसको हम यूज करेंगे और इससे हम गारंटीड रिजल्ट लेंगे। तो ये एक बड़ा है। इसमें आपको जो मिसिंग हो रही है वो अबरार की हो रही है। उसामा को अब बड़ी मुश्किल से आपने खिलाना शुरू किया है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अबरार बाहर हो गया इस वक्त, तो इमाद वसीम को आपने नहीं लिया, जबकि वो एक्सपीरियंस बॉलर था। आपको ऐसे इवेंट के लिए नया बॉल भी कर देता। तो अगर आपको बिट एंड पिट्स के साथ चलना था
तो आप अम्माद को ले लेते, वो बैटिंग भी कर लेता था, वो नए बॉल भी कर सकता था। ठीक है, ठीक है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है भारतीय जर्नलिस्ट रोहित जागरान ने, और रोहित जागरान वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मेरे साथ इकबाल कासिम है। आप तो शायद उस वक्त पैदा ना हुए, 87 का जो आपको याद है बेंगलोर टेस्ट, इकबाल कासिम ने बड़ी जरूरत सर, मेरी पैदाइश 92 की है सर, 92। 92 की, वही तो मैंने पहले ही कह दिया ना आपको। लेकिन इकबाल कासिम का नाम तो सुना होगा रोहित आपने। जी जी जी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, ये बताएं कि आप पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया से है 3 तारीख को हैदराबाद में, और क्राउड को अब अलाउ किया जाएगा। पिछले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्राउड को अलाउ नहीं किया गया। कैसा एटमॉस्फेयर देखते हैं आपके प्रैक्टिस मैच में भी, वार्म अप मैच में भी? आप समझते हैं कि स्टेडियम में तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में आएंगे? बिल्कुल सर, विदाउट अ डाउट। मतलब यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में फैंस क्रिकेट देखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने उस दिन भी जब हम साथ में चर्चा कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि कैसे जो है एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान की टीम को रिसीव करने के लिए, मतलब अनऑफिशियली रिसीव करने के लिए, क्योंकि रिसीव करने के लिए तो वहां पे सारा सिस्टम था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे जो फैंस वहां पर थे, जो अब तक पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, अभी थोड़ी देर पहले शदाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि सिक्योरिटी के हवाले से हो, रहन सहन के हवाले से हो, खाने को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई हमें तो छोड़ दीजिए, जो गोरे हमारे साथ आ रखे हैं उनको बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। तो जिस तरह की हैदराबादी बिरयानी का उन्होंने जिक्र किया, तो ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं वो एक तो रिसेप्शन की बात बता रही है, और दूसरी चीज जो फैंस को लेकर है, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब पाकिस्तान की जो टीम की बस है वो जब निकलती है गेट से, तो वहां पर आप देखेंगे कि फैंस ही फैंस खड़े हुए हैं, और लोग बस जब निकल जाती है तो बोलते हैं मैंने इमाम को देखा, मैंने शदाब को देखा। दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज देम। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाबर तो छोड़ दीजिए, बाबर तो ऑब्वियसली एक तरीके से एक ग्लोबल आइकन है उस तरीके से, लेकिन अगर आप बाकियों को भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो ये पूछ रहे हैं कि अरे वो कौन है, वो कौन है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दे नो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, नसीम को लेकर के थोड़े से डिसहार्टेंड है लोग, नसीम नहीं आया क्योंकि। अच्छा रोहित, आप जिक्र कर रहे थे खानों का, तो पाकिस्तानी टीम जिस होटल में ठहरी है, 11 अक्टूबर को यहाँ से जाएगी, तकरीबन 10-12 दिन, तो वहां पर तो मैंने देखा मेन्यू बड़ा जबरदस्त है। मटन चॉप्स हैं, उसके अलावा हैदराबादी बिरयानी है, उसके अलावा ग्रिल्ड फिश है, फिर जो वेजिटेबल पुलाव है, बहुत सारी डिशेज रखी हुई हैं वहां पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तानी उन डिशेज को एंजॉय करें। और जिस तरह आपने कहा कि गोरे जो पाकिस्तान के साथ हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं स्टाफ के। एग्जैक्टली सर, मतलब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में अगर आप कुछ जगह चुनना चाहें, और आप तो खुद इतनी बार दौरा कर चुके हैं, तो हिंदुस्तान में अगर आप कुछ जगहें चुनने चाहें जो अपने खाने के लिए बड़ी मशहूर है, तो उसमें लखनऊ का बड़ा जिक्र होता है, उसमें पुरानी दिल्ली का बड़ा जिक्र होता है, और उसमें हैदराबाद का भी बड़ा जिक्र होता है। हाँ, लखनऊ में तो टुंडे के कबाब आपने खाए हैं? मैंने खाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मशहूर है लखनऊ में टुंडे के कबाब हो गए। और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के अलावा जो शाही मस्जिद के नीचे करीम का रेस्टोरेंट है, पूरी दिल्ली में शाही मस्जिद के आसपास बटोरे, पता नहीं क्या क्या मिलता है। मैंने वो करीम का भी खाना रहता है सर। अच्छा जी रोहित जी, तो ये चीजें सर, और हैदराबाद जैसा मैंने कहा आपको, आपने जिन बातों का जिक्र किया बिल्कुल वही है। प्रोटीन किस तरीके से दिया जा सकता है, चिकन, मटन, फिश, सारी की सारी चीजें। उसके अलावा भी अगर आप जो जिसे आप कहो कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों का उसके बाद जो रिएक्शन है, या जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ सपोर्ट स्टाफ का जिस तरीके से रिएक्शन है, वो बिल्कुल मतलब हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लग रहा है कि शायद पहले से पूछ कर मतलब पूरी तरीके से रेडी रखा गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी टीम ने बड़ा फर्स्ट नहीं किया इस चीज को लेकर के कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि भाई ये बहुत स्पेसिफिक है हम अपनी डिमांड को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी अब तक दिया गया है एज एन एथलीट जो देना चाहिए वो मिल रहा है, हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, कल पाकिस्तानी टीम निजाम के उधर भी गई थी, सुना है कि एक तो होटल में कल डिनर था, उसके बाद कहीं गई थी पाकिस्तानी टीम कल? जी 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 जी, कल शाम को जो है थोड़ा सा आउटिंग थी, और पहली बार हुआ है जब से पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आई है कि वो निकले हैं थोड़ा सा बाहर। और आपको पता है सिक्योरिटी को लेकर के मतलब काफी मसले हैं उस तरीके से कि भाई आप कहाँ जाओगे, कितना जा सकते हो, कितना नहीं। तो उन सारी की सारी चीजों को देखते हुए भी मुझे लगता है हर एक चीज चुनी जा रही होगी, देखी जा रही होगी। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट की गई होगी वहां से कि भाई हमें इस जगह पर जाना है, लेकिन ऐसा होता हुआ देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितना ज्यादा पाकिस्तान की टीम एज एन टीम एक्सप्लोर भी कर सके, क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा है, नवाज के अलावा अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो नवाज आ रखे हैं, और फिर
मेरे ख्याल से सलमान आए थे लीग के लिए, तो उसके अलावा यहाँ पर और कोई आया नहीं तरीके से। तो ऑब्वियसली एक इंडिया को एक्सप्लोर, मतलब ऑल ओवर इंडिया तो वो नहीं जा पाएंगे, 5 शहर ही हैं उनके पास भी, तो उन 5 शहरों को भी वो जितना एक्सप्लोर कर लें आई थिंक वो बेटर है पाकिस्तान की टीम के लिए। तो कल निकले थे शाम को। ठीक है रोहित, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आइंदा भी आपको जरूर जहमत देंगे। रोहित जागरान, भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो हमसे बात कर रहे थे, पाकिस्तानी टीम के हवाले से बता रहे थे। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से बात करेंगे। जब 87 में ये दौरे पर गए थे तो वहां तो पाकिस्तानी टीम जो इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी सिक्योरिटी अब है, वो तो पाकिस्तानी टीम का जो दौरा था वो 34 बरस कबल था। तो इनसे बात करेंगे इकबाल कासिम से एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और वीडियो लिंक पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो क्वालिफाइड तरीके से, जिस तरह से उन्होंने एमफिल भी किया हुआ है और स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स में वो जो है ना डिग्री भी ले रहे हैं, मेडिसिन तो नहीं, स्पोर्ट्स में जो है वो पीएचडी की डिग्री के हुसूल के लिए कोशिश है। और जो उन्होंने टेक्निकलिटीज़ बताई, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट के अरबाब इख्तियार के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। वरना जो भी जाता है पीसीबी के दफ्तर में, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन उससे कहते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या फिर शहनशाह बाबर की हुकूमत वापस आ गई है, समझ में नहीं आता। इस पर अब्दुल रऊफ से अब बात करते हैं और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर, अब तो सीनियर हो गए हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे भी बात करेंगे। पहले अब्दुल रऊफ से एक सवाल करते हैं। अब्दुल रऊफ, ये बताइए, जो आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात की, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी का मरकज़ बनी हुई है। कितने अरसे तक जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी थी उसके कई अरकान वहाँ आराम से रहते थे, खाना भी खाते थे। तो दुनिया भर में क्या जो नेशनल क्रिकेट एकेडमीज होती हैं वो इन्हीं पर्पस के लिए होती हैं? जब आपका बॉस कमज़ोर होगा तो फिर यही होगा ना। पिछली दफ़ा भी इज़्ज़त सैयद थे, उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली हुई थी? वो डायरेक्टर थे, वहाँ गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन वाली बातें होती थी। क्या कहेंगे आप? देखिए इकबाल भाई, जब तक झूठ बिकता रहेगा सब कुछ चलता रहेगा। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही झूठ है। आप रमीज राजा जैसे देखे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आए थे, मैं बड़ा क्रिकेट को ठीक करने के लिए आया हूँ। उससे पहले नजम सेठी, एजाज भट्ट थे, या इसाद मानी थे, वसीम खान, ये पीछे सेठी थे, या अभी काश रहता। देखे कि कितने पढ़े लिखे लोग लेके आए हैं। मुझे एक बंदे का नाम बता दे जो कोचिंग फील्ड में या पढ़ा लिखा लेकर बंदा आए हैं। तो जब तक आप झूठ बोलते रहेंगे, आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे, चीज़ों को अंडर कारपेट डालते रहेंगे, तो आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? आप अरबों रुपया नेशनल क्रिकेट एकेडमी पर और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाते हैं, मगर वो आप पैसे किसको दे रहे हैं? जाहिलों को, जिनकी एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं है। तो जो बाकी आपने कंट्रीज की बात की है, जिस तरह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी एकेडमीज के, उनकी न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, उसके साथ है इंग्लैंड की वॉस्टर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ उनकी एकेडमीज का कॉन्ट्रैक्ट है। वो जो हाईली स्पोर्ट्स साइंसेज में जिन्होंने पीएचडी की हुआ होता है, एमफिल किया होता है, स्पेशलाइजेशन की होती है मुख्तलिफ फील्ड में, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। यही वजह कि एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है पढ़े लिखे लोगों का, जो कोचिंग में भी होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, जिन्होंने पूरा वर्कआउट किया होता है। फिर वो एक वर्कआउट प्लान बनाते हैं अपने प्लेयर्स का, और उसके बाद जो मिनिमाइज करते हैं, इंजरी रिस्क भी मिनिमाइज करते हैं, फिर उनकी प्रोडक्शन भी बेहतर करते हैं और उनके जो फॉल्ट हैं वो दूर करके उनके मेन स्ट्रीम में लाते हैं। हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे सिर्फ झूठ बिकता है। झूठ बिकता है। हाफिज इमरान साहब क्या कहेंगे, सच बिकता है या झूठ बिकता है, या लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है, या ये कहा जाता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप भी गए, कुछ आपके लिए भी किया गया कि नहीं किया गया? देखिए बेग साहब, वो जिस काम के लिए लाए गए थे, मेरा ख्याल वो काम तो वो कर रहे हैं और जो भी उनके पास जाता है वो उसको ये कहते हैं कि हम आपको साथ लेकर चलेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट का जो इंतजामी मसला है ये हल होने को नहीं है। इसमें आज माजी से ज्यादा लोगों की दिलचस्पियां हैं। आज इस क्रिकेट बोर्ड में माजी से ज्यादा कशिश है। उसकी वजह लीग क्रिकेट है और लीग क्रिकेट में जितने ज्यादा आप देखें कि मुख्तलिफ लोग इसमें शामिल हुए हैं और इसकी माली हैसियत में इजाफा हुआ है, उसके बाद लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। लेकिन एक चीज है, कता कलामी होती है, लीग की तारीख तो डिसाइड कर ली इन्होंने नवी पीएसएल की, लेकिन अब ये तो सुना था कि ये कह रहे थे कि भाई गर्मी बहुत होती है, इलेक्शन होंगे तो चलो दुबई कराते हैं, क्योंकि पहले दुबई में होती थी तो फैमिली भी चली जाएगी, बच्चे भी जरा घूम फिर लेंगे, शॉपिंग भी हो जाएगी एहलिया की। तो क्या दुबई जा रही है पीएसएल?
देखिए, इसका अभी तक तो इन्होंने कहा है कि नहीं, और फ्रेंचाइजीज उसकी बड़ी मुखालफत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बात ठीक है कि जब तक कि PSL पूरी की पूरी हो ना जाए ना यहाँ पर, उस वक्त तक ये आप हतमी तरीके से कुछ हतमी राय इसके बारे में कायम नहीं कर सकते। ये तो कोई पता नहीं कहे कि चले हम फाइनली दुबई में करा लेते हैं। तो लोगों का दिल तो करता है इस तरीके से सोचने का कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात में चली जाए, लेकिन अब क्योंकि फ्रेंचाइजीज का बहुत बड़ा हाथ है, फ्रेंचाइजीज नहीं चाहती हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले पाकिस्तान से बाहर दोबारा जाएं, क्योंकि उनको जो फायदा होता है असल में, और बिलखुसूस सिर्फ उनका नहीं है, ये ब्रांड का भी फायदा इसी तरीके से है कि अगर आपके मैचेस सारे के सारे पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि जितनी मकबूलियत पाकिस्तान में मुकाबलों के इनेकाद से मिल सकती है उतनी मुत्तहिदा अरब अमारात से या दुनिया के किसी भी और मुल्क से मिल नहीं सकती है। तो इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन इस चीज को नजरअंदाज कतई तौर पर नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इंतखाबात के हवाले से मामलात हैं, जो उस वक्त अमन व अमान और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी राय को अहमियत दिए बगैर आप उनको फैसला नहीं कर सकेंगे। आपके लिए इस मुश्किल होगा कि उनको नजरअंदाज करें। ठीक है, आप साथ ही रहिए। अब्दुल रऊफ, क्या समझते हैं? PSL पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से हम पाकिस्तान में लेकर आए। 2016 में PSL शुरू हुई, पूरी PSL मुत्तहिदा अरब अमारात में हुई। 2017 में जो फाइनल था वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ, फिर 2018 से PSL के मैचेस होना शुरू हुए। आप समझते हैं कि जो इतनी जिद्दोजहद के बाद PSL पाकिस्तान आई, पाकिस्तान सुपर लीग, अब इसको दोबारा बाहर ले जाया जाए, वो दुरुस्त फैसला होगा? ये बिल्कुल भी नहीं। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसका डैमेज उठाया हुआ, और स्पेशली मुझे याद है कि जब 2007 में चैंपियन ट्रॉफी थी तो मेरा नाम भी अनाउंस हुआ था पाकिस्तान में, और कुछ ऐसे हालात हुए थे जिसकी वजह से वो फिर डिले हो गई थी और नहीं हो सकी। तो इस वजह से हमारे जैसे जितने भी डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे, जो टॉप क्लास प्लेयर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया था पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने का, और हमने एक बड़ा लंबा टाइम, एक डिकेड अपने सर्व की है। तो एक बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हुई हैं, खुशी हुई है, और जितने भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जिनकी लाजवाब कुर्बानियों से जिन्होंने शहादतें दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं पाकिस्तान में अमन और सिक्योरिटी लाने के लिए, मैं उनको स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी एक बहुत बड़ी उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान में दोबारा, बिल्कुल उनके कंट्रीब्यूशन से और उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान में दोबारा अमन बहाल हुआ, पाकिस्तान दोबारा एक इंटरनेशनल अरीना बना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के इवेंट्स है पाकिस्तान के अंदर ही हों तो बेहतर। आप हमारे साथ रहिएगा अब्दुल रऊफ, और हमारे साथ हाफिज इमरान भी हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, चंद मिनट हैं, और आखिरी ब्रेक में हम बहुत सारी बातें करेंगे। हाफिज इमरान से पूछेंगे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या नहीं। ज़का अशरफ को 5 जुलाई को मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, 4 महीने का वक्त दिया गया था। जो लेटर था उसमें कहा गया था कि डे टू डे अफेयर्स आप देखेंगे और इलेक्शन कराएंगे। तो इनकी जो मियाद है वो 5 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस पर हम हाफिज इमरान से भी पूछेंगे और अब्दुल रऊफ से और कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो स्पोर्ट्स साइंसेज में PhD की डिग्री के लिए जा रहे हैं, MPhil किया हुआ है, MSc किया हुआ है, क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन चूँकि वो सलाम करने की एहलियत नहीं रखते PCB के ऑफिशल्स को, तो वही कोचेज़ आ रहे हैं जो दोस्ती यारी की बुनियाद पर हैं। और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान। इनके तबसर भी आप सुनते होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पर, इनके आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे। मैं हाफिज इमरान आपसे शुरू करूंगा, क्या देख रहे हैं? इलेक्शन होने जा रहे हैं, PCB की बात कर रहा हूं मैं। सर देखिए, इलेक्शन पता नहीं होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, लेकिन कलेक्शन जरूर हो रही है। अच्छा। और सिलेक्शन भी हो रही है। ये देखिए, सबसे बुनियादी चीज यही थी कि ज़का अशरफ साहब जब आए थे तो इनको सबसे पहले इलेक्शन करवाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि आपने इस साल बहुत बड़े बड़े अहम फैसले करने हैं। मुख्तलिफ माली जो मामलात हैं PSL के, जो डील्स हैं उनकी, जो भी मुआहदे होने हैं, उनको देखते हुए, और फिर जब आपने वर्ल्ड कप में टीम भेजनी है उसको देखते हुए, तो सबसे पहली तरजीह ये होना चाहिए थी कि चेयरमैन का इलेक्शन होता और एक बाइख्तियार और आजाद और खुद मुख्तार, और उसके साथ साथ जो मुंतखब चेयरमैन है वो होता। वो के ये एक नाम का मुंतखब होता है, जो इस किस्म का आयन है पाकिस्तान क्रिकेट का बोर्ड का, लेकिन फिर भी एक मुंतखब चेयरमैन का होना जरूरी था। इन्होंने सब चीजों को नजरअंदाज, सिवाय उस चीज के जिसके लिए आए थे कि इलेक्शन की तरफ जाएं या रोजमर्रा के मामलात को चलाएं, उसको छोड़ के इन्होंने तमाम काम शुरू कर दिए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरीके से एड हॉक पे चल रहा है।
कि मैनेजमेंट कमेटी है, 2 महीने का वक्त है, 4 महीने का वक्त है, तो इनको भी जो 4 महीने का वक्त मिला था, तो मेरा ख्याल है ये अब इन्होंने इंतजार कर रहे हैं कि टीम कैसा खेलती है, उसके बाद इनके साथ क्या होता है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है, ये कोई इतनी अच्छी मैनेजमेंट की, इतनी अच्छी इंतजामी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं चल रही हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि ज़का अशरफ साहब को मैनेजमेंट के हवाले से उनके साहबजादे खान मोहम्मद अशरफ की मावनत हासिल है? मैंने एक तस्वीर में देखा सिंध प्रीमियर लीग का जो NOC जब दे रहे थे ज़का साहब तो उनके साहबजादे थे। मैंने एक तस्वीर में देखा, आप भी शायद वहाँ गए हुए थे, लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ दौरा कर रहे थे तो साहबजादे साथ थे। तो लोग कहते हैं डिफेक्टो चेयरमैन है, ऐसी लोग अफवाहें उड़ाते हैं या इसमें कोई सदाकत भी है? देखिए, ये कुछ लोग इसमें कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेबे दास्तान के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ लोग मुलाकातें करके आए हैं उनका ये मानना है कि जिन साहब का आपने नाम लिया है उनके साहबजादे भी बहुत सारे अहम मामलात में उनके साथ होते हैं और उनकी मुशावरत को अहमियत दी जाती है। जिन 2 तस्वीर का आपने जिक्र किया है ये हवाले के तौर पर मौजूद है और इनके ऊपर ही बात हो सकती है, क्योंकि ये वो ऐसी दोनों मकामात हैं जहां पर आपका जो जाती दौरा नहीं है, ये दौरा आपके पेशा जिम्मेदारियों को का है। और उसमें अगर कोई आपके कोई भी करीबी ताल्लुक वाले या बेटे हैं उनके, इसमें तो बहुत करीबी ताल्लुक है, मतलब इससे ज्यादा क्या होना है। विरासत तो नहीं आ गई क्रिकेट बोर्ड में? विरासत आने वाली, आपको पता है जब शहरयार खान थे, एजाज बट मरूम थे, नजम सेठी थे, डॉक्टर नसीम अशरफ थे, किसी के बेटे नहीं आए, तो क्या विरासत आने वाली है PCB? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वाले केस में जब आपने खान मोहम्मद साहब का जिक्र किया तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग मिलके आए हैं, जो लोग रोजाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाते हैं या मुख्तलिफ हवालों से क्रिकेट बोर्ड के अफसरान के साथ मुलाकातें करते हैं बराह रास्त या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनको पता है कि खजाने की चाबी किसके पास? उनको ये पता है कि तोते की जान किसमें है। तोते की जान। अब्दुल रऊफ क्या कहेंगे अगर इस तरह से अनप्रोफेशनल अंदाज से चलेगा और 5 नवंबर आखिरी डेट है कि उस वक्त तक इलेक्शन कराए जाए, और बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ज़का अशरफ साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आप जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सिफारिश की, इस कल्चर की, तो आप नहीं समझते कि इससे क्रिकेट बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ आएगी? देखिए इकबाल भाई, ये ना तो पहली दफा हुआ और ना ही आखिरी दफा होना। आपकी इससे पीछे जो सेठी साहब थे वो भी यही कर रहे थे, राज साहब भी वही कर रहे हैं। उससे पहले जो सिस्टम चलता रहा, वो एक पीछे म्यूजिकल चेयर चलती रही, वो भी ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक आपकी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी। और मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन करवा भी दे, कोई भी आ जाए, तो उस पर जब आपकी कोई स्टेबल गवर्नमेंट, जिस तरह हमारी इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिर में ऐलान किया है जो आम इलेक्शन है उनका, उसके बाद अगर स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी और उसकी मर्जी का क्रिकेट बोर्ड में बंदा बैठा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये इलेक्शन करा भी देते हैं और उनकी मर्जी का बंदा नहीं आएगा वहां पर, तो फिर उस पर आपको देखना पड़ेगा, एक लंबी उखाड़ पुछाड़ होगी, क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है और वो रहती है। आप देखें इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने किस तरीके से रिजाइन लिया था, और पूरा क्रिकेट बोर्ड जो 10 दिन पहले सेठी साहब के हाथ पर ब्याज कर रहा था, और 10 दिन के बाद जब वो इमरान खान को और उनके पीछे बिल्कुल और लाइन बांधकर उनके पीछे खड़े थे आगे एहसान मानी को ले आए, माफ कीजिएगा, एहसान मानी को ले आए, एहसान मानी को, बिल्कुल। और ये आपको जो पॉलिटिकल सिनेरियो उससे बहुत ज्यादा रिलेट है। मेरा ख्याल है कि ये जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान आपका। आप पहले साहिबान कह रहे थे, फिर आपने नाम भी ले दिया, और अब्दुल रऊफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।